गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कि अपने नेचर में कौन कौन सी जो बेसिक फोर्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जिनके बेसिस पे ही पूरा हमारा नेचर चल रहा है। मतलब अगर इन फोर्सेस में किसी भी फोर्स की कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो हमारी की पूरी थ्योरी फेल हो जाएगी, हमारा पूरी की पूरी फिजिक्स फेल हो जाएगी ना। अभी तक ये चारों फोर्सेस हैं ये बेसिक फोर्स मानी गई हैं, क्योंकि इन चारों फोर्सेस के बेसिस पे ही हम बहुत सारे फिनोमेना ऑल फिनोमेना नेचर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चार तरह की बेसिक फोर्स हैं, मेनली 4 टाइप ऑफ फोर्सेस। चारों के नाम मैंने लिख रखे हैं। पहला फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, इसको चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सेकंड फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्सेस हमारा बेसिक फोर्स है। पहली फोर्सेस की बात कर रहे हैं दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। पहली बात तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनके मासेस के कारण एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। दिस फोर्स exist between two bodies due to their masses। इसके वजह से एग्जिस्ट करती हैं ये फोर्स किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो मासेस होता है उनके बीच, और उस मासेस की वजह से ये फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। बट एक चीज और है, और जो मासेस की बात हो रहे हैं इट शुड बी हैवी। मासेस कौन से होने चाहिए? हैवी। ये नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट ले लें 1 kg के ना और उनके बीच ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी, नहीं। द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज दैट द मासेस जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिनके बीच ये फोर्स एग्जिस्ट करती है इट शुड बी हैवी, लाइक अर्थ, अदर प्लैनेट्स, सन, स्टार्स एक्सेट्रा ना। जो हेवनली ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। और ये हमने थोड़ा सा 9th में पढ़ा हुआ है। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया जिसका मास है m1, सपोज करो सन है, ठीक है। और सेकंड ऑब्जेक्ट मान लिया जिसका मास है m2, सपोज करो जी अर्थ है। ये हमने सन को सपोज कर लिया, इसको हम कौन सा सपोज कर लिया? अर्थ कह लो या अदर प्लैनेट कह लो। इनके बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करती है। अब देखो जो सोलर सिस्टम की बात हम करते हैं ना, सन एट द प्रेजेंट ऑफ सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ। अब जो सभी प्लैनेट हैं 8 के 8 प्लैनेट वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, उनके बीच में एक इनविजिबल फोर्स एग्जिस्ट करती होगी जिसकी वजह से ही वो अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। दैट फोर्स जो उस प्लैनेट को विद द सन बांध के रखती है, विद द सन बाइंड करके रखती है, उस फोर्स को हम कौन सी फोर्स बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये सपोज करो d है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स और टू ऑब्जेक्ट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये दोनों इक्वेशन लिख दी, इसको हमने कर लिया कंबाइन इक्वेशन 1 and 2 and we get F is equal directly proportional to m1 m2 by d square। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हमने g कर लिया और इसकी वैल्यू बन गई ये वाली। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। और जब ये g है इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ये टॉपिक, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसका नाम। और जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू अपने याद रखनी है, 9th क्लास में है ये वैल्यू। और दिस इज अ बेसिक फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस। अब हम इसके एग्जांपल एक थोड़े से एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। वो किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। क्योंकि अर्थ है वो एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एप्पल है, जैसे न्यूटन की एग्जांपल बात कर लें, है ना। ये अर्थ है, ये एप्पल है,
ये इधर अट्रैक्ट होता है जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं। हम एप्पल के एग्जांपल ले लें तो इनके बीच इस अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है ना, तो ये अपने मासेस के कारण इस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। और बेसिक एक चीज और बता देता हूँ, जो देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है फोर्स इज अट्रैक्शनेबल क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, और जो इसकी वैल्यू इसकी डायरेक्शन होती है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स हैवी ऑब्जेक्ट। इसकी डायरेक्शन किधर होती है, हैवी ऑब्जेक्ट। अगर हम अर्थ और एप्पल की बात कर लें तो इन दोनों में से हैवी ऑब्जेक्ट कौन है, अर्थ, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स की अर्थ की तरफ। अगर हम बात कर लें सन एंड अर्थ के तो सन इज द हैवीएस्ट देन द अर्थ है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड इज द हैवी ऑब्जेक्ट दैट इज टुवर्ड द सन। ठीक है, अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होते, कभी भी दो ऑब्जेक्ट अपनी मासेस के कारण एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। इट्स है ना, अर्थ की बात कर ले तो अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, उसमें किसी और तरह का कोई झंझट नहीं है कि चार्ज ये हो तो अट्रैक्ट करेगा, चार्ज ये हो तो रिपेल करेगा, जब मास इतना हो तो अट्रैक्ट करेगा, मास इतना हो तो रिपेल करेगा। इट इज यूनिवर्सली अट्रैक्टिव, चाहे मास जो भी हो, एंड इट शुड ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर, है ना। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कॉल्ड इट इज द वीकेस्ट फोर्स। इट इज द वीकेस्ट फोर्स। तो हम चारों फोर्सेस की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, उन सभी में से ये फोर्स सबसे वीक फोर्स है। ठीक है, इसका रीजन अगर समझना हो तो देखो, पहली बात तो ये है कि ये उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करती है जिनका मास बहुत ज्यादा हो। ये मतलब जो अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट, इनकी तो बात नहीं कर रहे हम, है ना, जैसे चेयर हो गए, टेबल, हम बात कर रहे हैं प्लैनेटरी मोशन की, प्लैनेट्स की। अब अगर मास ज्यादा हो बट साथ के साथ हमें पढ़ा है कि एफ है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, बट उन दोनों में डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे सन और अर्थ की बात कर लें, जितना डिस्टेंस बढ़ता रहेगा फोर्स उतनी वीक होती रहेगी ना, तो इट इज ऑलमोस्ट वीकेस्ट फोर्स। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड सपोज कर लें, चारों का कंपेरिजन करना हो तो इसको हम मान लें 1 यूनिट है, बाकी का जो मैग्नीट्यूड इससे कंपेयर करेंगे, अगर ये 1 है तो बाकी फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है इसकी कंपेरिजन। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है इट ऑपरेट ओवर लार्ज डिस्टेंस। ये फोर्स लार्ज डिस्टेंस पे ऑपरेट करती है। मैंने भी पढ़ा है, ये सन और अर्थ के बीच की दूरी सपोज करो हम बोल रहे 6000 किलोमीटर है, सपोज करो ये सन है ये अर्थ है, मतलब इसकी क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। कौन सी फोर्स होती है, लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का मतलब है कि ये फोर्स काफी लार्ज डिस्टेंस तक एप्लीकेबल होती है। डिस्टेंस 6000 किलोमीटर है तो फिर भी सन और अर्थ के बीच ये फोर्स एग्जिस्ट करती है ना, दैट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, इट ओबे इनवर्स स्केयर लॉ। इट ओबे इनवर्स स्केयर लॉ। ये कौन सा फोर्स, ये कौन सा रूल ओबे करता है, इनवर्स कर ले। ये इनवर्स स्केयर लॉ कौन सा होता है, जैसे हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है, दिस वन इनवर्स स्केयर। इनवर्स का मतलब हो गया 1/समथिंग, स्केयर का मतलब पता है उसका स्केयर हो जाए। कोई भी फोर्स या कोई भी पैरामीटर जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, अगर यहाँ पे हमने डी कंसिडर किया है तो उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। जो भी ये रूल ओबे करे, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्केयर और आर स्केयर, जो भी हमने चूज किया डिस्टेंस, अगर वो फोर्स इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो स्केयर की तो उसे हम कौन सा रूल बोलते हैं, इट ओबे इनवर्स स्केयर रूल। एनी जैसे फोर्स की बात कर रहे हैं, द फोर्स इज सेड टू बी ओबे इनवर्स स्केयर रूल if it will depends on the scale of inversely proportional to the scale of distance between the two masses। और हमें फॉर्मूले में पता है कि ये डिस्टेंस के स्केयर पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, दिस फोर्स ओबे इनवर्स स्केयर रूल। नेक्स्ट है दिस फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स।
दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स देखें कौन सी होती है, इसको हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। पहले देखो, अगर हम ये बना लें, प्लैनेटरी मोशन की बात कर ले, मेजर एक्सिस हो गया, ये मान लो सन है। अब देखो यहाँ पे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर हम एक बात, मैंने अर्थ की बात कर रखी है, बाकी कोई भी प्लैनेट है वो वैसे ही रिवॉल्व करेगा। अब मैंने पहले ही बताया था आपको, और किस जो सोलर सिस्टम है, प्लैनेटरी सिस्टम है, इसमें सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल है वो सन है, ठीक है। बाकी प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो इनमें ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करती है। अभी हमने पढ़ा था कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द हैवियर ऑब्जेक्ट होती है ना। अगर इसकी बात कर ले तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी टुवर्ड, अच्छा एस सन को बोल लो, जब जहाँ पे ये पड़ा है फोकस उसको बोल लो इट इज अ सेंटर ऑफ इलिप्स, है ना। मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर हो उसे हम कौन सी फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। जैसे इसकी बात होगी ना, मतलब सेंट्रल फोर्स कौन सी होगी, विच एक्सर्ट कह लो या अप्लाई कह लो टुवर्ड सेंटर, जो सेंटर की तरफ अप्लाई होती है उसको हम कौन सी बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स, है ना। और जहां एक इसका सिंपल मेथड और होता है, जो फोर्स, अगर हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, अगर उस फोर्स के फार्मूले में चाहे वो डायरेक्टली पे आ जाए चाहे वो इनवर्सली पे आ जाए, इट डजंट मैटर, बट जो डी है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, वो आ रहा है। मतलब इफ द फोर्स बिटवीन टू मासेस डिपेंड ऑन डिस्टेंस वी कॉल इट सेंट्रल फोर्स। हमें ये मतलब नहीं है कि डायरेक्टली में आ रहा है या इनवर्सली में आ रहा है, बट उस फोर्स के फॉर्मूले में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आना चाहिए। जैसे इस केस में है, अच्छा आपने फंक्शन पढ़ा है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इस टॉपिक को, मतलब क्योंकि देखो जी कांस्टेंट है, मासेस ऑफ टू पार्टिकल विल बी कांस्टेंट, टू मासेस विल बी कांस्टेंट, ओनली डी रह गया जो वेरिएबल है ना। डी ज्यादा भी हो सकता है, डी जिस हिसाब से हम चेंज करेंगे फोर्स उस हिसाब से चेंज होती रहेगी। डी बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी और डी कम करेंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो अब जो फोर्स है लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इट इज अ फंक्शन ऑफ डी, इसमें डी आ रहा है ना। हमें ये नहीं, अगर यहाँ भी होता डी इसके ऊपर होता तो भी हम बोलते कि इट इज अ फंक्शन ऑफ डी, है ना। मतलब जो भी फोर्स डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट का फंक्शन होती है उस फोर्स को हम कौन सी फोर्स बोलते हैं। उसे आपने ये चेक करना है कि इसमें डिस्टेंस का कोई टर्म आ रही है, चाहे आर है, आर स्केयर है, डी है, डी स्केयर है, डायरेक्टली इनवर कुछ भी हो, बट उसमें डी आ रहा है तो उस फोर्स को हम कौन सी फोर्स बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स। और ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में ये डी आ रहा है, इनवर्सली स्केयर के आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये फोर्स कौन सी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है जी। सिक्स इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कॉल्ड, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। फोर्थ चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल डिस्कस करेंगे डिटेल में। थोड़ा सा देख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव तब होगी इफ इट डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किसी भी फोर्स को हम कंजर्वेटिव तब कहेंगे जब इसके द्वारा जो वर्क डन किया होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन भी होता है, दैट विल बी डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। बस पाथ पे वो चीज डिपेंड नहीं करनी चाहिए, किस पे डिपेंड करें, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। जो फोर्स ये प्रॉपर्टी ओबे करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, दिस फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है। सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं। द एक्सचेंज पार्टिकल, ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल न्यू है। द एक्सचेंज पार्टिकल इन दिस केस, इन दिस फोर्स
विल बी ग्रेविटोन। ठीक है, अब इसको डिटेल में देखते हैं। पहले एक्सचेंज पार्टिकल सुनो क्या होता है। सोडियम क्लोराइड पढ़ा है केमिस्ट्री में, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, इसकी होती है 287 मीन। इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़ा है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर ये सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये चीज बन जाएगी ना, ये हो जाएगा, और इनमें क्या बन जाएगा, एक आयनिक बॉन्ड। दैट मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, द इलेक्ट्रॉन विल बी रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। अगर सपोज करो जो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना हो में, मैं निक बॉन्ड की बात करूं, कोवलेंट बॉन्ड का भी यही होता है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्सचेंज हुआ सोडियम टू क्लोरीन, देन द फोर्स विल बी देयर। अब बॉन्ड को फोर्स बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ना होता, एन ए पॉजिटिव की बात कर लें, अब तो ये ऑक्टेट पूरा, अब तो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा ये ना। दैट मीन इस केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। कोई भी फोर्स की बात कर लें, उनमें से एक चीज कोई ना कोई एक्सचेंज पार्टिकल जरूर होगा। एक्सचेंज पार्टिकल के बिना कोई फोर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, है ना। जो हम चार तरह की फोर्सेस पढ़ी हैं सब में है। अब जो इसमें है उसका नाम रख लिया हमने ग्रेविटोन। क्या नाम रख लिया, ग्रेविटोन। जो ग्रेवी वर्ड है वो चूज कर लिया ग्रेविटेशन फोर्स से। जो ग्रेविटोन वर्ड है, टोन वर्ड ले लिया इलेक्ट्रॉन से, है ना। देखो कि जो पार्टिकल होता है उसका मास है, जो ग्रेविटोन है उसका मास कंपेरेबल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की हैं वैसी प्रॉपर्टीज, जैसे मास की बात कर लें, स्पिन की बात कर लें, वो सभी प्रॉपर्टी किससे मैच करती हैं, ग्रेविटोन की, इलेक्ट्रॉन से। दैट इज व्हाई द एक्सचेंज पार्टिकल बिटवीन दिस टू मासेस इज ग्रेविटोन। जब दोनों मासेस में ग्रेविटोन एक्सचेंज होंगे, जैसे हम इसकी बात कर लें, देन दोनों में क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर जाएगी। दिस इज द टॉपिक ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। एक्सचेंज पार्टिकल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चाहे वो ग्रेविटेशन फोर्स है। बस वो एक्सचेंज पार्टिकल का नेचर चेंज हो जाएगा हर फोर्स के लिए। यहाँ पे ग्रेविटोन है, हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई और हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर में कोई और हो, वीक न्यूक्लियर में क्या कोई और। दिस इज द योर फर्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है।